मेरी ज़िंदगी की सबसे काली शाम वो थी जब सबके सामने मेरी इज्जत की अर्थी निकाली गई। कमरे में गहरी खामोशी थी, जैसे सांस भी रुक गई हो। मैं हॉल के बीचों बीच खड़ी थी और बुआ की आवाज़ गूंज रही थी, यही लड़की है, जेवर इसी ने चुराकर छुपाया है। मेरी नज़रें झुकी थीं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ना उस वक्त, ना उससे पहले जब उन्होंने मुझसे पूछताछ शुरू की। मुझे नहीं पता कि वे जेवर कहाँ गए, और शायद मुझे मालूम होना भी नहीं चाहिए था। मैं तो बस इस घर की एक साया-नुमा नौकरानी थी, जिसे पाल तो लिया गया मगर अपनाया कभी नहीं गया। बुआ की आवाज़ और तेज हो गई। हमने तो इसे बेटी बनाकर पाला, और ये हमारे खानदानी जेवर ले उड़ी। उनके लहजे में जहर था। भीड़ में बैठे लोगों की नज़रें मुझ पर गड़ गईं। फिर वो लम्हा आया जिसने मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया। ये शादी अब यहीं होगी, लेकिन सजा के तौर पर। दूल्हा, जो अब तक खामोश बैठा था, उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर सख्ती थी, माथे पर बल। वो मेरे पास आया, मेरे बाजू को कसकर पकड़कर बोला, बताओ, जेवर कहाँ है? मुझे नहीं पता। मेरी आवाज़ में कपकपाहट थी। झूठ। उसने मेरा बाजू और जोर से दबाया। हमारी बेइज्जती का बदला मिलेगा, तुम्हें सजा मिलेगी। अब तुम्हें शादी करनी होगी, तुम मेरी पत्नी बनोगी। सब सदमे में आ गए। मेरे होंठ सिल गए थे, जुबान साथ नहीं दे रही थी। मेरी मर्जी किसी ने नहीं पूछी। मेरे चेहरे पर आंसू, दिल में तूफान, लेकिन शादी के सारे रस्म रिवाज पूरे हो चुके थे। मैं अब एक अजनबी मर्द की पत्नी थी, सिर्फ इल्जाम की बुनियाद पर। सुबह हुई तो सब कुछ बदल चुका था। मैं एक नए रिश्ते में थी, जिसमें मेरी इजाज़त की कोई गुंजाइश नहीं थी। मैंने अपने छोटे से संदूक को समेटा, जिसमें कुछ पुराने कपड़े और माँ बाप की एक तस्वीर थी। माँ की तस्वीर पर हाथ रखते हुए मेरी आंखें भर आईं। काश तुम जिंदा होती माँ, मैंने धीरे से कहा। काश पापा कुछ कर पाते, लेकिन सच्चाई ये थी कि वे दोनों एक हादसे में इस दुनिया को छोड़ चुके थे, और तब से मेरी बुआ ने ही मुझे पाला था। मैंने कभी शक नहीं किया, ना हालात पर, ना उनके फैसलों पर। लेकिन अब सब कुछ साफ था। ये परवरिश एहसान नहीं, एक प्लान था। शाम तक मेरा सामान उसके घर पहुंचा दिया गया, जिसकी अब मैं कागजी तौर पर पत्नी बन चुकी थी। दरवाजे पर मुझे एक बूढ़ी औरत ने देखकर कहा, शायद वो मेरी सास थी। उनकी नज़रें मुझसे घृणा छुपा नहीं पा रही थीं, जैसे कि मैं कोई बोझ हूँ जो उनके बेटे की ज़िंदगी पर थोप दिया गया हो। जो कमरा मुझे दिया गया वो साधारण मगर बंद था। खिड़की पर जल रही रोशनी भी धीमी थी। मैंने अपना बैग रखा और बिस्तर पर बैठ गई। अंदर की थकान शरीर से नहीं, दिल से निकल रही थी। अचानक दरवाज़ा खुला। वो आया। मेरी नज़रों से नज़रें नहीं मिलाई, बस खड़ा रहा। फिर बोला, ये सब तुम्हारी हरकतों का नतीजा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी लड़की को इस तरह नहीं अपनाया, लेकिन तुम्हारे साथ ये सब मजबूरी में हुआ है। अगर तुमने वाकई में जेवर चोरी किए हैं तो बेहतर होगा कि वापस कर दो। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा। मैंने कुछ भी नहीं लिया है। मेरे शब्द वही थे, मगर आवाज़ में अब थोड़ी सी तेजी थी। मुझे भरोसा नहीं, लेकिन वक्त बताएगा। वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। मैं अकेली रह गई। रात ढल रही थी, लेकिन मेरे अंदर सवाल जाग रहे थे। क्या ये सब पहले से तय था? मेरी बुआ की साजिश, या वाकई जेवर खो गए थे और इल्ज़ाम मेरे सर पर मढ़ दिया गया? मैं चुप रहूंगी, लेकिन ख़त्म नहीं हो जाऊंगी। ये शुरुआत है, खामोश शुरुआत। शादी के अगले दिन मुझे उस घर में पहुंचा दिया गया, जिसे अब मेरा ससुराल कहा जा रहा था। लेकिन उसकी दीवारें भी खामोश थीं, जैसे ये रिश्ता सिर्फ कागजों पर वजूद रखता हो। दरवाजे पर कदम रखा तो एक नौकरानी ने कहा, आप इधर आइए, बड़ी मालकिन आपका इंतज़ार कर रही हैं। बड़ी मालकिन यानी मेरी सास ड्राइंग रूम में बैठी थीं, चेहरे पर सख्ती, नज़रों में चुप्पी। तो तुम हो वो जिसे हमारे बेटे की ज़िंदगी पर थोप दिया गया। मैंने कुछ नहीं कहा। ये घर नौकरानियों का नहीं, इज्जतदार बहुओं का होता है। लेकिन तुम तो। वो बात अधूरी छोड़कर खामोश हो गई। फिर इशारा किया। नौकरानी ने मेरा बैग उठाया और मुझे एक छोटे कमरे में ले गई। वहाँ ना कोई स्वागत हुआ, ना कोई रस्मो रिवाज, बस एक बंद दरवाज़ा, जिसके पार मेरे लिए सिर्फ अजनबीपन ही था। दिन का पहला काम मुझे नाश्ते की मेज पर ले आया। सब बैठे थे। मैं खामोशी से एक तरफ खड़ी रही। पति ने एक नज़र डालकर कहा, चाय लाओ। मैं थोड़ा सा सहम गई। हाँ, तुम अब यही काम करोगी। दिल में कुछ टूट गया, लेकिन मैं चुपचाप चाय लाई। सास ने चाय का कप उठाया, एक घूंट भरा, फिर टेबल पर रखा। कम से कम चाय बनाना तो सीखो। वो पल मेरे लिए बेजुबान होकर अपनी बेइज्जती सहने जैसा था,
लेकिन मैं कुछ बोल न सकी। मेरी सास और पति की नज़रों में मेरे लिए वो कोई मुकाम, कोई इज़्ज़त नहीं थी। मैं बस एक ज़रूरत थी, एक सज़ा, जिसे वो हर लम्हा याद दिलाते। कमरे में वापस आई तो खिड़की के पार एक बच्ची खेल रही थी। उसकी हँसी सुनकर मेरी आँखें बंद हो गईं और यादें जाग उठीं। वो दिन याद आया जब मैं अपने कमरे में बैठी माँ का इंतज़ार कर रही थी। माँ को देखे हुए कई घंटे हो चुके थे। फिर अचानक शोर मचा और वो खबर सुनने को मिली जिसने मेरी दुनिया बदल दी। तुम्हारी माँ सीढ़ियों से गिर गई। मेरी बुआ ने आंखों में आंसू लिए ये खबर सुनाई थी, लेकिन माँ के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वो किसी हादसे का नतीजा नहीं लगता था। और फिर पापा, वो खामोश हो गए थे, अंदर से टूट चुके थे। कई बार रात को जागकर मैंने उन्हें कमरे में बैठकर सोचते देखा था, जैसे कुछ बोलना चाहते हों लेकिन बोल नहीं पाते थे। एक रात वो मेरी बुआ से लड़ पड़े थे। ये कागजात कैसे तुम्हारे पास आए? ये तो मेरी पत्नी के नाम पर थे। बुआ ने सुकून से कहा, वो तुम्हारी पत्नी नहीं रही। जो कुछ उसका था अब हमारा है। मैं दरवाजे के पीछे छुपकर सब सुन रही थी। उन्हीं दिनों मेरे पापा भी अचानक बीमार हो गए। उन्हें दवा वक्त पर दी गई, इलाज भी हुआ, लेकिन वो बच नहीं सके। अब जब उन बातों को सोचती हूँ तो हर मंजर, हर बात ये दिखाती है जैसे सब कुछ पहले से तय था। दरवाज़ा खुला, पति आया, चेहरा सख्त, आंखों में गुस्सा। तुम यहाँ आराम कर रही हो, नीचे सफाई होनी है। मैं बोली, मैं बहू हूँ, नौकरानी नहीं। तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ वो हो जो हमने तुम्हें बना दिया। उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया। कुछ पल बाद नौकरानी जा एकदम से आई और बोली, बड़ी मालकिन ने कहा है सीढ़ियाँ साफ करनी है। मैंने चप्पल पहनी और झाड़ू लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। हाथ लगातार चल रहे थे लेकिन दिमाग अतीत में था। एक बार ऐसी ही सीढ़ियों पर माँ की आवाज़ गूंजी थी। मैं भागती हुई आई लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अब मैं ऐसी ही सीढ़ियों की सफाई कर रही थी और शायद यही इंसाफ है इस घर का। रात गए जब सब लोग सो चुके थे, मैंने अपने छोटे से बैग से वो पुराना कागज़ निकाला जो मुझे बचपन में माँ के संदूक से मिला था। एक ज़मीन की फाइल थी जिस पर माँ के दस्तखत और पापा का नाम दर्ज था। मुझे याद है पापा ने कभी इस बात पर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन ये कागज़ छुपा कर रखा था। क्या ये वही जायदाद थी जिस पर बुआ ने कब्जा किया? क्या ये वो राज था जिसके लिए मेरी माँ जान से गई? अब सवालों ने मुझे घेर लिया था और मैं जानती थी कि खामोश रहना मुमकिन नहीं है। फिर एक नौकर आया, हाथ में लिफाफा लिए। साहब ने दिया है आपके लिए। मैंने लिफाफा खोला, अंदर कुछ कागज़ थे। उन पर मेरी माँ के नाम से दिया हुआ कोई पुराना बिल, एक चेक की कॉपी और एक तस्वीर। माँ किसी अजनबी मर्द के साथ खड़ी थी, हंसती हुई। मैं चौंक गई। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना था, जैसे कहीं देखा हो, लेकिन कहाँ और क्यों? अब मुझे इस घर में सिर्फ वक्त गुजारना नहीं था, सच तलाश करना भी था और शायद बदला भी लेना था। सुबह नाश्ते की मेज पर जैसे ही मैं प्लेट रखकर पलटी, पति ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे लगता है तुम कुछ छुपा रही हो। मैंने पलकें झुका लीं पर जवाब नहीं दिया। तुम्हारा अंदाज, तुम्हारी खामोशी, ये सब मामूली नहीं है। तुम हर वक्त सोचती रहती हो, छुपाकर कागजात पढ़ती हो, नोटबुक में कुछ लिखती हो। सब समझ रहा हूँ कि कोई खेल चल रहा है। मैंने मेज के किनारे पर हाथ रखकर दिल मजबूत किया। अगर आप समझते हैं तो जांच कर लीजिए। तुम्हारे अंदाज में जिद है, पत्नियों में मोहब्बत होती है, तुम में साजिश है। मैं खामोशी से कमरे की तरफ पलट गई। उस बात की वजह से अब सिर्फ झगड़ा नहीं था, बल्कि शक का बीज भी बोया जा चुका था। शाम को आंगन में बुआ की बेटी यानी दुल्हन अपनी ज्वेलरी के साथ बैठी थी। जैसे ही मैं वहां से गुजरी वो बोली, क्या बात है, नई बहू आजकल बड़ी खामोश है, शायद कोई नया राज हाथ आया है। मैंने नज़रें चुराई। वो करीब आई और धीरे से कहा, मेरे पति को तुमसे हमदर्दी क्यों होने लगी है? खबरदार, अगर कुछ उल्टा सीधा सोचा तो। मुझे किसी की हमदर्दी नहीं चाहिए, न चाहिए थी न मिलेगी। बस इतना समझ लीजिए कि यहाँ मेरी जगह नीचे है। मैं पलटकर वहाँ से निकल गई लेकिन दुल्हन की बातें अंदर तक घुस चुकी थीं। मेरे हर कदम पर नज़र रखी जा रही थी। अगले दिन घर के दरवाजे पर एक लिफाफा आया। बाहर कोई नौजवान लड़का छोड़ गया था। लिफाफा मेरे नाम पर था मगर किसी दस्तखत के बिना। मैं अंदर जाकर चुपके से उसे खोला। उसमें एक खत था, ये जेवर जाली हैं, असली जेवर तो हमारे पास हैं। जो इल्ज़ाम तुम पर लगाया गया वो सिर्फ एक खेल था। मेरे हाथ कांपने लगे। एक मिनट के लिए लगा जैसे मेरे अंदर कोई नई उम्मीद जल उठी हो, मगर ये खुशी नहीं, गुस्सा था।
मैं सीधा अपने कमरे में गई, दराज से वो जेवर निकाले जो इस इल्ज़ाम की बुनियाद बने थे। बार-बार सोचा, क्या ये वाक़ई में जाली हैं? क्या मेरी बुआ ने सब कुछ जानते हुए ये खेल रचाया? शाम को वही खत मैंने अपने पति को दिखाया। उसने तेज़ नज़रों से पढ़ा, फिर मुझे कहा, "ये तुम्हें किसने दिया? किसी ने दरवाजे पर छोड़ा? क्या तुम इसमें शामिल हो?" "नहीं, लेकिन अब शक की बुनियाद शायद आपके अपनों पर जाए।" उसका चेहरा पल भर को बदल गया। "तुम कहना क्या चाहती हो?" "यही कि अब सच खुद चलकर आ रहा है। आप चाहें तो खुद जाँच लें।" उसने जेवर उठाए, हाथ में घुमाकर देखा, फिर बोला, "मैं जानता हूँ कि तुम कुछ जानती हो। अगर तुम मेरे साथ चलो तो हम इस खेल को बेनकाब कर सकते हैं, लेकिन अगर झूठ बोला तो फिर अंजाम अच्छा नहीं होगा।" मैंने सिर्फ इतना कहा कि सच छुपता नहीं है। अगली सुबह पति कहीं गया था। वापसी पर उसका चेहरा संजीदा था। आते ही मेरी बुआ को बुलाया गया। "ये जेवरात जाली हैं।" बुआ, जो हमेशा पूरे आत्मविश्वास से भरी नजर आती थी, इस बार बौखला गई। "जाली? ये कैसे हो सकता है? जो कंपनी इन जेवरात की मार्केटिंग हेड थी, उसने भी इनकी गारंटी ली है। उनकी तरफ से ही ये बयान आया है कि ये असली जेवरात नहीं है। कई साल पहले चोरी हुए थे, मगर ये उन जैसे लगने वाले नकली जेवर है।" ये सुनकर बुआ की नज़रें एक लम्हे को झुक गईं, फिर बोली, "मुझे कुछ भी नहीं पता। ज़रूर किसी ने धोखा दिया होगा।" "किसने?" पति का लहजा तेज हो चुका था। "ये बात बहुत पुरानी है। उस वक्त कुछ सौदागर थे। मैंने तो जो जेवर रखे उन्हें ही असली समझा।" तभी दुल्हन बोल पड़ी, "माँ, ये बात पहली बार क्यों कह रही हो? हमने सबके सामने इल्ज़ाम लगाया और आपको यकीन भी नहीं था।" बुआ ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जैसे उसे खामोश रहने को कहना चाहती हो, लेकिन अब देर हो चुकी थी। मैं चुपचाप खड़ी ये सब सुन रही थी। घर का माहौल बदल चुका था। अब सबकी नज़रें बुआ पर थीं, मुझ पर नहीं। पति ने धीरे से कहा, "मैं जानता हूँ तुमने ये सब बर्दाश्त किया और खामोशी से देखा, लेकिन मुझे अभी भी शक है कि तुम कुछ और छुपा रही हो। जो ज़रूरी हो वो बता दूंगी, लेकिन हर बात का एक वक्त होता है।" वो मेरे पास आया, कुछ लम्हे मेरी आंखों में देखा, फिर बोला, "अगर तुम बेकसूर हो तो तुम्हें इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन अगर तुम भी इस खेल का हिस्सा निकली तो मैं खुद तुम्हें छोड़ दूंगा।" मैंने नज़रें हटा ली। रात को नींद आने से पहले अजीब सी बेचैनी का एहसास दिल में बस गया। जब आंख लगी तो सपने, फिर वही माँ की आवाज़, वही सीढ़ियाँ, और एक चीज़ जो कानों में गूंजती रही। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी, सांसें तेज, माथे पर पसीना। "माँ," मैंने धीरे से कहा, जैसे वो कहीं आस पास हो। कुछ पल खामोशी में गुजरे, फिर मैंने वो डायरी निकाली जो कई बरसों से मेरे साथ थी। उसमें वो सब बातें दर्ज थीं जो मैंने बचपन में देखी थी, सुनी थी और जानी थी, पर अब तक किसी से बांटी नहीं। एक पन्ने पर बचपन के एक हादसे का जिक्र था। माँ की अलमारी के नीचे एक सेफ देखा था। उसमें कुछ फाइलें थीं। एक में बुआ की तस्वीर, एक ज़मीन का कागज़ और एक खत। उस वक़्त माँ ने जब मुझे देखा तो फ़ाइल हाथ से ले ली थी और कहा, "कभी किसी को भी मत कहना।" वो लम्हा जैसे आज भी ताज़ा था। तब मैं समझी नहीं थी, पर अब समझ में आने लगा था। मुझे लगता था कि उसी सेफ की चाबी मेरी बुआ के पास पहुँच गई थी। शायद इस चाबी से सब कुछ बदल गया। सुबह होते ही पति की मौजूदगी में छोटी-सी बहस हुई। मैं नाश्ते के बाद अपने कमरे में कुछ पुरानी फाइलें निकाल कर उन्हें ठीक से रख रही थी कि वो आ गया। "ये सब क्या है?" उसने हाथ में मेरी एक फाइल पकड़ी। मेरे कॉलेज के डॉक्यूमेंट्स, कुछ नोट्स, कुछ रिपोर्ट्स। उसने फाइल खोली, एक पन्ना निकाला, फिर एक और। "ये क्या?" "पुलिस कंप्लेंट। तुमने किसी के खिलाफ कंप्लेंट की थी?" मैं चुप रही। "किसके खिलाफ?" "ये तुम्हारे पापा की मौत के फौरन बाद की है।" उसके लहजे में हैरत थी। मैंने धीरे से कहा, "बुआ के पति के खिलाफ।" उस वक्त मैं सिर्फ 16 साल की थी। कंप्लेंट वापस ले ली गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे डराया गया। कहा गया कि अगर बोली तो बुआ मुझे भी निकाल देंगी। मेरी पढ़ाई के पैसे बंद हो जाएंगे। वो कुछ लम्हे मेरे चेहरे को घूरता रहा। "तो तुम वो नहीं हो जो नजर आती हो?" मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सीधी हूँ, बस बोलती नहीं। उसने फाइल बंद की, फिर कमरे में इधर उधर देखा। "और क्या है तुम्हारे पास?" मैंने दराज खोली, एक और फाइल निकाली। "ये सब माँ के केस से जुड़ी चीजें हैं। क्या तुम कोई मुकदमा दायर करना चाहती हो?" "मैं चाहती हूँ कि सच सामने आ जाए, चाहे अंजाम जो भी हो।" वो मेरे करीब आया। "तो तुम जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज़्यादा उलझी हुई हो, या शायद मैं बस वो हूँ जिसे हर कोई अपनी सोच के हिसाब से समझे?" उस दिन के बाद उसका व्यवहार कुछ बदल गया, लेकिन सवाल अभी भी उसकी आंखों में दिखते रहते।
दोपहर को जब सब सो रहे थे, मैं पुरानी छत पर चली गई। वहाँ एक कोने में एक पुराना ट्रंक रखा था। किसी ज़माने में वो मेरी बुआ की बेटी का था, बाद में पुराने सामान में रख दिया गया था। ट्रंक खोलने पर एक पुरानी फ़ाइल मिली जिस पर लिखा था, प्रॉपर्टी कंसेंट का ट्रांसफ़र। ये वही ज़मीन थी जिसका ज़िक्र माँ की फ़ाइल में था। 10 कागज़ माँ के नाम से थे, लेकिन वो तहरीर माँ की नहीं थी। मुझे माँ के दस्तखत याद थे। मैंने खुद कई बार उनकी कॉपियाँ बनाई थीं। ये जाली दस्तावेज़ थे। तभी किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जल्दी से फ़ाइल छुपाकर नीचे आ गई। कमरे में वापस आई तो पति पहले से मौजूद था। तुम कहाँ थीं? छत पर। पुराना सामान देख रही थी। मैंने तुम्हारे कुछ नोट्स दोबारा पढ़े हैं। तुमने अपने पापा की आखिरी बातें भी लिख कर रखी हैं। हाँ, वो आखिरी दिनों में बार-बार कहते थे कि उसे मत छोड़ना। वो जानता है सच क्या है। किसके बारे में? माँ के बारे में, बुआ के बारे में, सबके बारे में। वो देर तक खामोश खड़ा रहा, फिर धीरे से बोला, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन शर्त है कि तुम मुझे सब कुछ सच-सच बताओगी। शर्त मंज़ूर है, लेकिन याद रखना सच सबको अच्छा नहीं लगता। मुझे झूठ से ज़्यादा नफ़रत है। अब ये सिर्फ़ एक लड़ाई नहीं रही थी, ये जंग थी। अतीत के खिलाफ़, झूठ के खिलाफ़ और उन सबके खिलाफ़, जिन्होंने मेरी खामोशी को कमज़ोरी समझा था। घर के माहौल में अजीब-सा सुकून था, जैसे सब कुछ देख भी रहे थे मगर कुछ बोलना नहीं चाहते थे। पति जो पहले सिर्फ़ इल्ज़ाम और सख्त ज़ुबान बोलता था, अब कुछ बदला-बदला लगने लगा था। सुबह जब चाय का कप मैं लाकर सामने रखा, उसने बगैर देखे कहा, बैठ जाओ। मैं कुछ पल हिचकिचाई, फिर एक कोने में बैठ गई। वो नज़रें चाय पर जमाए रहा, फिर अचानक बोला, तुमने कभी किसी से प्यार किया? सवाल इतना अजीब था कि मैं जवाब देने में वक़्त लगा बैठी। नहीं, इतनी फुर्सत ही कहाँ मिली। तो क्या अब भी दिल में कुछ नहीं है? किसी के लिए भी? मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, बस कहा, अभी तो खुद को समझने की कोशिश कर रही हूँ। उसने हल्की सांस ली, फिर चुप हो गया। उसी दिन शाम को एक कार्यक्रम था, किसी रिश्तेदार की सालगिरह, जहाँ सारे परिवार को बुलाया गया था। मैंने खुद को तैयार किया, साधारण सी साड़ी, बाल बांधे और माँ की पुरानी अंगूठी जो हमेशा मेरे साथ रहती थी। पति ने मुझे गाड़ी में बैठने का इशारा किया। सफ़र खामोशी से गुजरा। रास्ते में उसने कहा, वो सेब मैंने वकील को दिखाई है, कुछ बातें साफ हो रही हैं। और क्या कहा उसने कि अगर वो सेफ मिल जाए तो कैसे खोला जा सकता है। प्रोग्राम में पहुंचते ही रंग बिरंगे कपड़े, खुशबू और हंसी की आवाज़ों ने एक लम्हे को मुझे सबसे अलग कर दिया। मैंने खुद को सामान्य जताने की कोशिश की, लेकिन अंदर अब भी सवालों का शोर था। तभी मेरी नज़र एक जानी पहचानी शक्ल पर पड़ी, रूबी, कॉलेज की दोस्त जो कभी बहुत करीब थी, फिर वक्त ने दूरियां बढ़ा दी थी। उसने मुझे देखते ही पहचान लिया और लपक कर गले मिली। तुम यहाँ? बस हालात ने यहाँ पहुँचा दिया। तुम इसी शहर में हो? शादी के बाद? हाँ। सुना था तुम्हारी बुआ ने ही तुम्हें पाला है? हाँ। उसके चेहरे पर एक साया सा था, कुछ था। वो कुछ बताना चाहती थी। काफ़ी दिनों से बताना चाहती थी। क्या तुम्हारी माँ के साथ धोखा हुआ था? मेरे कदम जैसे ज़मीन में गड़ गए। मेरी मौसी जो कभी तुम्हारी माँ के साथ काम करती थीं, उन्होंने बताया था कि तुम्हारी माँ के कुछ बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स गायब हुए थे और उन पर किसी और के दस्तखत मिले थे। शक हुआ था मगर सबूत नहीं मिला। मैंने आँखें बंद कर लीं। रूबी की बातों से वही तस्वीर मन में उभरी जो मैंने सेफ में देखी थी। मेरी बुआ और वो अजनबी मर्द। और कुछ पता है तुम्हें? मौसी ने कहा था कि तुम्हारी माँ को शक था, मगर वो खुलकर कुछ नहीं कहती थी। कहती थी वक्त आने दो, सब सामने आ जाएगा। मेरे मन में अब तूफान उठने लगा। वापसी पर गाड़ी में खामोशी छाई थी। पति ने एक दो बार बात शुरू करने की कोशिश की, मगर मैंने ठीक से जवाब नहीं दिया। आखिर उसने कहा, कुछ हुआ है? मैं जानता हूँ। पुराना कुछ याद आया है बस। क्या मैं जान सकता हूँ? अभी नहीं। घर आकर मैं सीधा अपने कमरे में गई और माँ की तस्वीर के सामने बैठ गई। आप सही थी माँ, ये सब कुछ पहले से तय था। कुछ लम्हों बाद पति कमरे में आया, हाथ में मरहम और पट्टी। तुम्हारे हाथ पर एक पुराना जख्म है, आज नोटिस किया, लगता है गहरा है। मैंने हाथ बढ़ाया, उसने धीरे से मरहम लगाया। पहली बार जैसे दर्द का एहसास किसी और ने बांटा हो। कभी किसी ने तुम्हारे जख्मों पर ध्यान दिया? उसने सर झुकाकर पूछा। नहीं, और अब आदत हो गई है। ये आदत बदलनी होगी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे देखती रही। वो पहली बार ऐसा लम्हा था जब मुझे लगा कि शायद वो सिर्फ दुश्मन नहीं, शायद एक इंसान भी है। अगली सुबह मैंने सेब की तलाश करने का फैसला किया।
वो कमरा जहाँ माँ का पुराना सामान रखा था, बरसों से बंद पड़ा था। मैंने चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। मिट्टी में लिपटा फर्नीचर, पुराने पर्दे और एक खाली सी महक ने अतीत को जिंदा कर दिया। कोने में वहीं पुरानी अलमारी थी। उसके नीचे एक छोटा सा खुफिया खाना, जिसे मैं बचपन में देख चुकी थी। मैं फर्श पर झुककर उसे खोल रही थी। अंदर एक लोहे का डिब्बा था। कांपते हाथों से खोला। पुरानी फाइलें, एक रजिस्टर और एक ऑडियो कैसेट। उस ऑडियो कैसेट को देखकर मैं हैरान हुई। क्या ये माँ की आवाज़ की है? मैंने सब कुछ समेटा और दरवाज़ा बंद करके बाहर आ गई। ये राज खत्म होने वाला नहीं था, बल्कि अब तो उसकी गहराइयों का अंदाज़ा होने लगा था। अब सिर्फ दुश्मनों से नहीं, सच से भी मुकाबला करना था। कमरा बंद था, पर्दे आधे खुले थे। रोशनी बस इतनी थी कि फाइलों में क्या लिखा है पढ़ सकूं। हर दस्तावेज मेरे अतीत को एक नया रंग दे रहा था। और वो रजिस्टर जिसे माँ ने अपने आखिरी दिनों में सुरक्षित रखा था, उसके पन्नों पर ज़मीन, कारोबार और जायदाद के पूरे रिकॉर्ड दर्ज थे। लेकिन सबसे हैरान करने वाला वो स्टाम्प पेपर था, जिसमें एक जायदाद मेरे नाम पर रजिस्टर्ड थी, जिसमें मेरा नाम रागिनी साफ तौर पर दर्ज था। ज़मीन की मालकिन जो कि लाखों में थी, और वो कागज़ जिस पर माँ के साइन थे, किसी भी दबाव या छल कपट के बिना। मैं देर तक सोचती रही, ये ज़मीन मेरे नाम कैसे हुई? माँ ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? और फिर याद आया, माँ अक्सर कहती थी, एक दिन तुम्हारी अपनी पहचान खुद तुम्हें तलाश करेगी। अब समझ में आई उनकी बात का मतलब। अगले दिन वकील से बात की। सारे दस्तावेज लेकर उनके दफ्तर पहुंची। वकील सारे कागज ध्यान से पढ़ता रहा। ये सब असली लगते हैं। जमीन आपके नाम पर है। कानूनी तौर पर सारी मोहरें और साइन भी सही हैं। लेकिन इस पर मौजूद कब्जा, वो किसके पास है? मुझे शक है मेरी बुआ ने जाली कागजात बनवाकर अपने नाम करवाने की कोशिश की है। फिर तो मुकदमा दायर करना पड़ेगा, वो भी सावधानी से, क्योंकि ज़मीन पर मौजूद कब्जा खत्म करना आसान नहीं होगा। वकील से वापसी पर मैं सीधा घर आ गई। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। पति पहले ही बदला सा था, और अब ये खबर उसे और ज़्यादा होशियार कर सकती थी। कमरे में दाखिल हुई तो वो पहले से बैठा था। मेरे हाथ में फाइल देखकर तुरंत बोला, फिर कोई नया राज खोला है तुमने? मैंने फाइल मेज पर रख दी। मेरे नाम पर है एक ज़मीन, माँ ने मेरे नाम की थी। उसने फाइल उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसके चेहरे पर कई रंग आए और गए। ये तो वही ज़मीन है जिसके बारे में तुम्हारी बुआ अक्सर कहा करती थी कि उनके नाम होनी चाहिए थी। जी हाँ, लेकिन सच्चाई ये है कि वो कभी उनकी थी ही नहीं। तुमने कब से जाना? कल रात। उसने फाइल बंद की, फिर गहरी नज़र से मेरी तरफ देखा। क्या ये सब कुछ सिर्फ ज़मीन के लिए था? शादी, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी प्लानिंग? मैंने उसकी बात पर चौंक कर नज़र उठाई। नहीं, अगर ज़मीन ही सब कुछ होती तो मैं इसे बहुत पहले ही ज़ाहिर कर चुकी होती। फिर तुम क्या चाहती हो? बस सच्चाई। अगर किसी चीज़ पर मेरा हक है तो वो सिर्फ मेरे माँ-बाप की दी हुई विरासत है, और अगर किसी ने धोखा दिया है तो वो बेनकाब होना चाहिए। मुझे तुम पर यकीन नहीं, और मुझे यकीन दिलाना भी नहीं है। तुम सच का साथ दो या शक का, ये तुम्हारा फैसला होगा। उसके होंठ भींच गए। वो कमरे से बाहर चला गया। उसी दिन शाम को घर में कुछ अजीब सी हलचल हुई। मेरी बुआ के हाथ में एक रजिस्ट्री की कॉपी थी। वो सीधा मेरे कमरे में आई। तुम्हें ये सब कहाँ से मिला? मैंने नज़र उठाए बिना जवाब दिया। सेफ, वो तो बरसों से बंद है, लेकिन उसमें तुम्हारी सच्चाइयाँ कैद थीं। उनके चेहरे पर पसीना आ गया। ये ज़मीन तुम्हारे नाम पर गलती से दर्ज हुई थी। तुम कुछ नहीं जानती रागिनी। अगर गलती थी तो माँ ने इसे ठीक क्यों नहीं किया, या फिर तुमने क्यों छुपाया? बुआ ने कुछ कहने की कोशिश की, मगर शब्द अटक गए। फिर वो दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई। कुछ पल बाद पति वापस आया। खामोशी से कुर्सी पर बैठा, फिर बोला, तुम्हारी ज़िंदगी एक कहानी लगती है, और तुम इसकी ऐसी किरदार जो सब कुछ अपने वक्त पर जाहिर करती है। हर सच का एक वक्त होता है, और हर सच का एक अंजाम। उसी रात मैंने वही ऑडियो कैसेट चलाने का फैसला किया जो सहेज कर रखी थी। पुराना टेप रिकॉर्डर निकाला, कैसेट डाली। जैसे ही आवाज़ आई मेरा दिल धड़कने लगा। अगर ये रिकॉर्डिंग रागिनी के हाथ लग जाए तो समझ लेना कि मैंने सब कुछ उसी के लिए छोड़ा है। वो ज़मीन, वो रजिस्ट्री, वो अधिकार, वो सब कुछ उसका है। अगर कुछ हो जाए तो शक मत करना। जो चेहरे तुम्हें अपनों के लगे वही जख्म देंगे। ये माँ की आवाज़ थी, तरसती हुई, लेकिन सबसे भारी। कैसेट खत्म हुई तो मेरी आंखों में आंसू नहीं थे।
बस एक इरादा था। अदालत का नोटिस जारी होने के बाद घर में जैसे हर तरफ खामोशी फैल गई थी। बुआ किसी से मुंह नहीं लगा रही थी। दुल्हन यानी उनकी बेटी कमरे से बाहर नहीं निकल रही थी और पति का व्यवहार भी उलझा हुआ था। लेकिन कुछ ना कुछ जरूर बदल रहा था और मैं जानती थी कि सच की धार अब सिर्फ मेरे आसपास नहीं, दूसरों तक भी पहुंच रही थी। उसी दोपहर दुल्हन की आवाज़ पहली बार सुनाई दी। जब मैं किचन में पानी लेने गई, वो फ़ोन पर किसी से बहस कर रही थी। दरवाज़ा आधा खुला था। "ले जाओ," बहुत तेज़ आवाज़ में सख्ती से कहा था। मैंने कहा था कि अभी बात ना करो। अगर किसी को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। हाँ, तुम जानते हो, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही थी। वो शादी, वो वादे सब बस नाम के लिए था। मैं रुक गई। दिल तेज़ी से धड़कने लगा। नहीं, मैं तो छोड़ने वाली नहीं। ये शादी तो जायदाद के लिए की थी, लेकिन तुम ही मेरी असली ज़िंदगी हो। मेरे कदम पीछे हटे लेकिन तब तक दरवाज़ा खुल चुका था। हमारी नज़रें मिली, वो चौंक गई, फिर तुरंत फ़ोन बंद किया। "तुम कब से खड़ी हो?" "जब से सच सुनाई दे रहा है। ये तुम्हारा मामला नहीं है, अब सब कुछ मेरा मामला है। तुम्हारी शादी मेरे पति से हुई थी, मगर दिल कहीं और था। और ये घर जिसे तुमने अपना महल समझा अब दीवारों के बिना है।" वो तेज़ कदमों से मेरे पास आई। "तुम ये सब फैला दोगी?" "नहीं, अब कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं। वक्त सब कुछ सामने ला रहा है।" वो भागती हुई अपने कमरे में चली गई। मैं सीधा ऊपर गई, जहाँ पति किताबों में व्यस्त बैठा था। "बात करनी है," उसने नज़र उठाई। "क्या? अब नई फाइल लाई हो?" "नहीं, सिर्फ एक सच। तुम्हारी बीवी जिससे तुमने इज्जत का रिश्ता जोड़ा, उसका किसी और से रिश्ता है। मैंने खुद सुना है, फ़ोन पर बात कर रही थी। कहा कि शादी सिर्फ ज़मीन के लिए की थी।" वो एक लम्हे को सुन्न हो गया, फिर धीरे से बोला, "तुम्हें गलतफ़हमी हुई होगी। काश होती, लेकिन तुम्हें खुद सुनना चाहिए।" उसी वक्त दरवाज़ा खुला। दुल्हन अंदर आई, चेहरे पर हवाइयाँ। "वो झूठ बोल रही है," पति ने गुस्से से कहा। "किससे बात कर रही थी?" "किसी से नहीं। तुमने खुद कहा कि यह शादी सिर्फ एक दिखावा है। तुम्हारा दिल किसी और के साथ है।" "वो मेरे कॉलेज का एक पुराना दोस्त है और कुछ भी नहीं, बस दोस्ती है।" "शादी के बाद भी? तुम्हें क्या लगता है, तुम जैसे मर्द से मैं खुश हूँ? तुमने कभी मुझे अपनाया ही नहीं।" पति की आंखों में एक लम्हे को हर्ज दिखाई दी। "और तुमने कभी इस रिश्ते को सच माना?" वो चुप हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। मैं दरवाजे से निकलने ही वाली थी कि पति ने मुझे आवाज़ दी, "ठहरो।" मैं रुक गई। फिर उसने मेरी तरफ देखा। नज़रें मिली। "तुमसे नफ़रत की, हर वक़्त बस तुम पर शक किया, तुम्हें कमज़ोर समझा, लेकिन आज लगता है शायद तुम ही सच्ची थीं।" मैंने जवाब नहीं दिया। उसका बदला हुआ लहज़ा मेरे लिए कुछ भी नहीं बदल सकता था, लेकिन ये पहला कदम था शायद, आगे कुछ और बदले। दुल्हन कमरे से निकल चुकी थी। अगले दिन वकील का फ़ोन आया। ज़मीन के कागज़ अदालत में जमा हो चुके थे और सुनवाई की तारीख तय कर दी गई थी। मैंने पति को बताया तो उसने सिर हिलाया। "क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ अदालत जाऊँ? ये तो तुम पर है।" "तो फिर हाँ, शायद मेरा साथ तुम्हारा बोझ हल्का कर दे। ये जंग तुम्हारा हक है, लेकिन अगर कोई साथ दे तो चलना आसान हो जाता है।" उसने पहली बार नम सी मुस्कान दी। मैंने सोचा सच का सफ़र आसान नहीं था, लेकिन वे चेहरे जो छुपे थे, बेनकाब होने लगे थे। अदालत की तारीख पास आ रही थी, मगर मेरे मन में सबसे बड़ी उलझन अभी भी वही थी, माँ की मौत। हादसा कहा गया था, लेकिन दिल कभी उसे हादसा मानने को तैयार नहीं हुआ। अब जब राज खुलने लगे थे, मुझे यकीन होने लगा कि उस मौत के पीछे सिर्फ इत्तेफाक नहीं, एक प्लान था। सेफ से मिली ऑडियो कैसेट ने बहुत कुछ साफ कर दिया था, लेकिन अब सबूत चाहिए थे। मैंने रजिस्टर और पुरानी फाइलें दोबारा खंगालनी शुरू की। एक पन्ने पर नज़र ठहर गई जिस पर एक नाम दर्ज था, हरी लाल। ये वही नौकर था जो उस जमाने में हमारे घर पर था, जब माँ जिंदा थी, और उनकी मौत इसी के कुछ दिन बाद हुई थी। अगले दिन सुबह होते ही मैं पुराने पते वाली फाइल लेकर शहर के एक कोने में पहुंची, जहां हरीलाल किसी दर्जी की दुकान पर काम कर रहा था। "आप हरीलाल हैं?" उसने चौंक कर मुझे देखा। "हाँ बेटा, आप कौन?" "जगत मोहन और ममता की बेटी।" उसकी आंखों में नमी आ गई। "अरे बेटी, आप तो बहुत छोटी थी जब वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर सका जब मेरी माँ की जान ली गई थी, है ना?" वो एक लम्हे को सदमे में आ गया, फिर धीरे से बोला, "बेटा, मैं बहुत दिनों से ये बोझ लिए जी रहा हूँ, पर डर के मारे कभी कुछ नहीं बोला। अब वक्त है, सब कुछ सच बताया जाए।" हरीलाल ने नज़र चुरा कर झुका ली, फिर धीरे-धीरे बोलने लगा।
उसी रात जब मैडम सीढ़ियों से गिरी, वो कोई हादसा नहीं था, मैंने खुद देखा था। संजय यानी आपकी बुआ के पति किसी बात पर बहुत गुस्से में थे। उनके हाथ में कुछ कागज़ थे। मैडम ने कहा कि ये ज़मीन मेरी बेटी के नाम पर है, तुम्हारे किसी कागज़ का कोई मतलब नहीं। फिर मैडम सीढ़ियों पर जाने लगीं, वो उनके पीछे गए। मैंने धीमी आवाज़ में सुन लिया, अगर तुमने ज़ुबान खोली तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए खामोश कर दूँगा। फिर शोर हुआ, मैडम नीचे गिर गईं। और संजय नीचे झुककर बोला, कोई और कुछ नहीं जानता। मेरी सांस जैसे रुक गई। हरीलाल की बात पूरी हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिल में एक तूफान उठ चुका था। क्या आप मेरे साथ अदालत में ये सब कह सकते हैं? हाँ बेटी, वक्त आ गया है। उसी दिन मैं पति के पास गई और उसे सब कुछ बताया। क्या तुम्हें भरोसा है कि वो नौकर सच बोल रहा है? मेरे दिल को अब कोई शक नहीं रहा। तो फिर ये पुलिस का मामला है, हमें कल ही रिपोर्ट दर्ज करानी होगी। अगली सुबह हम दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। हरीलाल हमारे साथ था। उसका बयान कलम बंद किया गया। पुराने रिकॉर्ड खोले गए और मेरे हाथ में वो पुरानी रिपोर्ट थी जो मैंने अपने पापा की मौत के बाद जमा कराई थी, लेकिन बाद में वापस ले ली गई थी। इंस्पेक्टर ने नज़र उठाई। ये केस अगर दोबारा खोला जाए तो बहुत से लोग इसकी चपेट में आ सकते हैं। तुम तैयार हो? मैंने कहा। मैं बरसों से इस लम्हे के इंतज़ार में थी। शाम तक बुआ के पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। जब वारंट लेकर घर आए तो बुआ की हालत बिगड़ी हुई थी। ये सब झूठ है, तुम मेरे पति को झूठे इल्जाम में फंसा रहे हो। इंस्पेक्टर ने सख्ती से कहा, हमारे पास गवाह है, पुराने रिकॉर्ड भी। अब अदालत फैसला करेगी। पति मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मुझे पहली बार पूरी तरह समझ पाया हो, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। उसने धीरे से कहा, तुमने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर सका। मैंने नज़रें नीची कर लीं। ये उस माँ की आवाज़ थी जो हर रात सपनों में चीखती थी, और आज वो आवाज़ सुनी गई थी। घर में एक तूफ़ान आया, लेकिन वो तूफ़ान ऐसा था जिसने रिश्तों पर से पर्दे उठा दिए। कत्ल का मुकदमा दर्ज होने के बाद सब कुछ बदल गया। घर के माहौल में जो पहले सुकून का राज था, अब वहाँ खामोशी थी और निगाहों में बदली हुई रंजिश दिखाई देने लगी थी। ससुराल वाले जो पहले मुझे सिर्फ़ एक बोझ समझते थे, अब भरोसे से पेश आने लगे। मुझे पहली बार उनके व्यवहार में अपनेपन और इज्जत का एहसास हुआ। सास ने खाने की मेज पर बैठते हुए पूछा, तुम्हारी माँ वाकई ज़मीन तुम्हारे लिए छोड़कर गई थी? मैंने सुकून से कहा, जी, और वो विरासत के सारे दस्तावेज मेरे पास हैं। वो कुछ पल चुप रही, फिर बोली, हमें पहले शक था, लेकिन अब समझ में आ रहा है कि तुम जैसी बेटी होना खुद एक दौलत है। ये वो शब्द थे जो शायद बरसों बाद मेरे दिल तक पहुँचे थे। इसी दौरान दुल्हन यानी बुआ की बेटी ने अपना सामान बांधा और हमेशा के लिए उस घर को छोड़ दिया। जाते वक्त उसने बस इतना कहा, ये घर अब मेरा नहीं रहा और मैं वो ज़िंदगी नहीं जी सकती जिसमें हर बात का पर्दाफाश हो जाए। उसका फैसला सबके लिए किसी झटके से कम नहीं था, लेकिन किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। शायद सब जान चुके थे कि वो खुद एक धोखा लेकर आई थी। अब खेल में सिर्फ एक मोहरा बाकी था, बुआ। वो अपने वकील के साथ हमारे घर आ गईं। दरवाजे पर ही ऊंची आवाज़ में बोलीं, हम अपनी ज़मीन वापस लेने आए हैं। पति ने दरवाज़ा खोला। आप कौन सी ज़मीन की बात कर रही हैं? उन्होंने फ़ाइल निकाली। ये रहे कागजात। रागिनी के नाम जो ज़मीन है, वो जाली कागजात की बुनियाद पर हासिल की गई है। रजिस्ट्री असली है, मेरे नाम की। मैं आगे बढ़ी, फ़ाइल ली, एक नज़र डाली और तुरंत पहचान लिया। ये सब माँ ने नहीं लिखा, ये सारे दस्तावेज जाली हैं। ये कागज़ अगर असली होते तो माँ के दस्तखत ऐसे नहीं होते। आप भूल गईं? मैं बचपन में उनके दस्तखत की प्रैक्टिस किया करती थी। बुआ ने डांटते हुए कहा, तू झूठ बोल रही है। मैंने अपने बैग से असली रजिस्ट्री निकाली, अदालत की मोहर और माँ के असली दस्तखत के साथ। ये देखिए, असली कागजात। वकील और अदालत दोनों इसकी पुष्टि कर चुके हैं। पति ने दोनों फाइलें लेकर मिलान किया, फिर साफ साफ कहा, ये तो बिल्कुल साफ है, रागिनी के पास असली विरासत के दस्तावेज हैं। आपका दावा झूठा है। बुआ का चेहरा सफ़ेद पड़ गया, जैसे सारी जंग वहीं ख़त्म हो गई हो। ये ज़मीन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे नाम करके गलत किया। उनका लहजा हारे हुए जुआरी के जैसा था। नहीं बुआ, उन्होंने अपना हक अपनी बेटी के हवाले किया। गलती सिर्फ आपकी है जो बरसों तक दूसरों का हक हड़पने में ही लगी रहीं। मैं ये मामला अदालत में लेकर जाऊंगी। उन्होंने गुस्से से कहा, तो फिर अदालत में सच का सामना करने के लिए तैयार रहना। वो वापस चली गई, लेकिन उनकी जुबान से निकले शब्दों में अब वो यकीन नहीं था
जो कभी उनके हथियार हुआ करता था। इसके बाद पति मेरे पास आया, कुर्सी पर बैठते हुए बोला कि तुम्हारी जंग थी, लेकिन अब से मेरा साथ तुम्हारे साथ है। मैंने पूछा क्यों? क्या अब यकीन हो गया है कि मैं सच बोल रही थी? हाँ, और ये भी कि तुम सच के लिए जीने वालों में से हो। मैंने तुम्हें गलत समझा, बार बार तुम्हें कमतर आंका, लेकिन आज तुमने साबित कर दिया कि रिश्ता सिर्फ शब्दों से नहीं, किरदार से बनता है। तो क्या अब मेरा मुकाम इस घर में वही है जो होना चाहिए था? उससे भी बढ़कर अब तुम सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, मेरे भरोसे की बुनियाद हो। मैंने उसी लम्हे में खुद को मजबूत पाया। वो इज्जत जो वर्षों से छीनी गई, वो भरोसा जो कभी नहीं मिला, अब मेरे अपने कदमों में था। और ये किसी और की भीख से नहीं, मेरी सच्चाई से कमाया गया था। अदालत की तरफ से पहला फैसला आ चुका था। कानूनी तौर पर जमीन मेरे नाम की जा चुकी थी और बुआ के जाली दस्तावेज रद्द किए जा चुके थे। ससुराल के लोग अब खुलकर मेरे साथ थे। वो इज्जत जिसके लिए मैंने बरसों अकेले जहर पिया, अब मुझसे कोई नहीं छीन सकता था। मगर शायद बुआ को ये बर्दाश्त नहीं हुआ। सुबह का वक्त था। मैं आंगन में बैठकर अदालत की अगली पेशी के लिए वकील की तरफ से भेजी गई फाइलों का जायजा ले रही थी कि दरवाजे पर आहट हुई। बुआ खड़ी थी, चेहरा गंभीर, लेकिन आंखों में वही पुराना जहर। तुमने बहुत कुछ पा लिया, लेकिन जो मैं खो चुकी हूँ उसका हिसाब कौन देगा? उन्होंने कहा। मैंने सुकून भरे अंदाज में जवाब दिया, जो कुछ आपने छीना था वो वापस मिला है, बस इतना ही हुआ है। नहीं, तुमने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया, मेरी बेटी, मेरा घर, मेरी इज्जत। तुम क्या जानो मैंने क्या क्या सहा है, और जो मेरी माँ ने सहा था, मेरे बाप ने, क्या उसका हिसाब कभी किया है? उनके चेहरे पर एक तिलमिलाहट उभरी, फिर वो मुड़ गईं और चली गईं। मुझे लगा कि शायद वो हार मान चुकी हैं, लेकिन असली वार तो अभी बाकी था। उसी रात मैं किचन में पानी लेने गई। अंधेरा था, रोशनी कम थी। अचानक पीछे से किसी के कदमों की आवाज़ आई। मैं पलटी, लेकिन कोई नहीं था। जैसे ही मैं पानी का गिलास लेने के लिए झुकी, एक जोर का धक्का महसूस हुआ। मेरा संतुलन बिगड़ा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ी। सिर कोने से टकराया, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जब होश आया तो अस्पताल का कमरा सफ़ेद रोशनी से भरा था। पति की आंखें भीगी थीं। तुम ठीक हो? उसकी आवाज़ कट रही थी। मुझे क्या हुआ? किसी ने तुम्हें धक्का दिया। किचन की सीढ़ियों के पास तुम्हारा सिर लग गया, खून बहुत बह गया। कौन था? पहले तो हम समझे कि तुम खुद गिर गई हो, लेकिन फिर किचन के कोने में तुम्हारी माँ की अंगूठी गिरी हुई मिली। मेरी? हाँ, वही अंगूठी जो मैं हर वक्त पहनती थी। और वही तुम्हारी बुआ की साड़ी का एक कोना भी था। तो उसने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, तो मुझ पर जानलेवा हमला किया गया था। कुछ घंटों बाद पुलिस आई, तहकीकात हुई। नौकरानी ने गवाही दी कि मेरी बुआ किचन में गई थी। जब मैं किचन में गई तो वो भी पीछे थी। फिर एक जोरदार आवाज़ आई और रागिनी मैडम बेहोश मिली। पुलिस ने बुआ को गिरफ्तार कर लिया। वो खामोश थी, चीज़ों ने जुबान ले ली थी। उस हादसे ने मेरे पति को बदल कर रख दिया। अस्पताल में बैठा वो पहली बार खुलकर बोला, मैं तुमसे नफरत करता रहा, तुम्हें गलत समझा, तुम्हें कमज़ोर समझा, लेकिन जब तुम ज़मीन पर पड़ी थी, खून में लथपथ, मुझे लगा कि शायद मैं सब कुछ खो दूंगा। मैंने कमज़ोर आवाज़ में पूछा, तुम्हें मोहब्बत कब हुई? जब तुम्हारे जाने का डर दिल में उतरा, तो फिर सच का सामना करने के बाद ही मोहब्बत ने जन्म लिया। हाँ, क्योंकि सच हमेशा देर से समझ में आता है। बुआ को अदालत में ले जाया गया। कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज हुआ। मेरा बयान, नौकरानी की गवाही और कैमरे की फुटेज सबूत के तौर पर पेश हुए। अब उनका जुर्म छुप नहीं सकता था। अदालत के बाहर मीडिया के सवाल थे। एक रिपोर्टर ने पूछा, आपने अपनी ही बुआ के खिलाफ इतनी बड़ी कार्रवाई की, कैसा महसूस होता है? मैं सीधे होकर बोली, ये लड़ाई पर्सनल नहीं, इंसाफ की लड़ाई थी। मेरे माँ बाप के अधिकारों की, मेरे वजूद के सुरक्षित होने की, और सच के लिए जो बरसों से दबाया गया। अदालत ने बुआ को रिमांड पर भेज दिया। मेरा पति मेरे साथ खड़ा था और ससुराल के लोग पहली बार मुझे फक्र से देख रहे थे। घर वापसी पर मैंने दरवाजे के अंदर कदम रखा तो सास ने मेरा माथा चूम कर कहा, हमें अफसोस है कि हम तुम्हें पहचान नहीं सके। मैंने कहा, कभी देर हो जाती है, लेकिन अगर दिल सच को स्वीकार कर ले तो देर भी माफ़ की जा सकती है। उस रात पहली बार मुझे लगा कि मेरा नाम, मेरी पहचान और मेरी हकीकत सब सामने आ चुकी है। और ये सब मुमकिन हुआ जब मैंने डर के बजाय सच का साथ दिया।
अदालत से वापसी के बाद घर में माहौल बदल चुका था। ना वो पुराना तनाव, ना अजनबी नज़रों की चुभन। पति सुबह नाश्ते की मेज पर आया। उसके हाथ में कुछ फाइलें थीं। बिजनेस की नई ब्रांच का प्लान है। मुझे एक पार्टनर की ज़रूरत है, कोई ऐसा जिस पर भरोसा हो, जो हिसाब किताब समझता हो और जिसका विजन साफ हो। मैं चौंक कर देखती हूँ। तो तुम, मुझे ये सब तुम में दिखता है। हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। ये सिर्फ बिजनेस नहीं, हमारी नई शुरुआत हो सकती है। तुम्हें लगता है मैं ये सब संभाल लूँगी? तुमने अपनी ज़िंदगी संभाल ली, ये तो बस एक फ़ाइल है। मैंने फ़ाइल ली और पढ़ना शुरू किया। मार्केटिंग प्लान, इन्वेस्टमेंट डिटेल्स, शेयर होल्डिंग, सब कुछ अच्छी तरह से पढ़ा, समझा। एक कोने में मेरा नाम दर्ज था, रागिनी पार्टनर के तौर पर। तो तुमने ये पहले ही दर्ज कर रखा है? हाँ, क्योंकि दिल से फैसला पहले ही हो चुका था। अगले दिन हम दोनों ऑफिस पहुँचे। वहाँ का स्टाफ मुझे देखकर हैरान था। किसी ने शायद सोचा भी नहीं था कि वो लड़की, जिसे कभी खानदान की बदनामी की वजह समझा जाता था, अब कंपनी की नई डायरेक्टर के तौर पर कदम रखेगी। मीटिंग में पति ने सबसे मेरा इंट्रोडक्शन करवाया। ये रागिनी है, मेरी पत्नी, और अब मेरी बिजनेस पार्टनर भी। कुछ मुंह हैरानी से खुले, कुछ आंखों में भरोसा झलका। मीटिंग खत्म होने के बाद अकाउंट्स ऑफिसर ने कहा, मैडम, आपके साइन चाहिए होंगे नई डील्स पर। मैंने कलम उठाते हुए कहा, हमारा हर फैसला सोच समझ कर होगा। जो कुछ मैंने खोया है उसे अब वापस पाना चाहती हूँ, पूरे कंट्रोल के साथ। कारोबार में आने के बाद मैंने पहली बार उन दस्तावेजों का जायजा लिया जिनमें ज़्यादातर झूठे दावे जुड़े थे। कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अभी भी हाथ में आनी बाकी थीं। 2 हफ्तों के अंदर हमारे पास हमें एक नया नोटिस मिला। किसी पुराने रिश्तेदार ने मेरे हक पर सवाल उठाया। मैंने पति को बताया, ये कोई नया जाल लग रहा है। हो सकता है बुआ के किसी जानने वाले ने ये दावा दायर करवाया हो। एक बार फिर से अदालत जाना होगा। इस बार खामोशी से नहीं, पूरी तैयारी से जाएंगे। हमने वकील से पुरानी जायदाद का ब्यौरा निकलवाया और सारे कानूनी दस्तावेज इकट्ठा किए। कर्ज तैयार करके हम अदालत में पेश हुए। दूसरे पक्ष द्वारा जो दावा किया गया उसमें कोई कानूनी आधार नहीं था और फैसला एक बार फिर मेरे हक में आया। अदालत से वापसी पर मैंने पति से कहा, हर बार कोई नया चेहरा सामने आ जाता है। लगता है ये दुश्मनी खत्म होने वाली नहीं है। जब सच सामने आ जाए तो दुश्मन खुद थक जाते हैं। उसने जवाब दिया। वो रात खास थी। हम दोनों ऑफिस के पुराने कमरे में बैठे बिजनेस प्लान्स देख रहे थे। फाइलों के पन्ने बिखरे थे और बीच में हमारे हाथ इत्तेफाक से एक दूसरे से टकरा गए। कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? पति ने सवाल किया। नहीं, मैं तो बस इतना सोचती थी कि खामोश रहूँगी, वक्त सब सिखा देगा। और सच में तुमने सब सीख लिया, लेकिन मुझे भी सिखा दिया। मोहब्बत, भरोसा और साथ का मतलब। मोहब्बत, हाँ, जो शुरुआत में नहीं थी अब है, और शायद इतनी गहरी है कि शब्दों में बयां नहीं हो सकती। मैं पहली बार उसकी बात पर मुस्कुराई। तो फिर मोहब्बत को शब्दों की नहीं, अमल की ज़रूरत है। कल की बिजनेस मीटिंग तुम ही लीड करोगी। यही अमल है। नहीं, ये भरोसा है। अमल तो तुम्हारा होगा। अगले दिन मीटिंग में मैंने पहली बार खुद प्रेजेंटेशन दी। टीम ने ध्यान से सुना, सवाल पूछे, और जब मैंने आखिर में बिजनेस प्लान समझाया तो सबने तालियां बजाईं, बधाई दी। बाहर आकर पति ने कहा, ये सिर्फ शुरुआत है। मैंने आसमान की तरफ देखा। हवा उस तरफ बहने लगी थी। वैसे मेरी ज़िंदगी के अंधेरे ख़त्म हो रहे थे। अदालत में आखिरी पेशी के बाद जब फैसला सुनाया गया तो बुआ पर जहर, शादी, कत्ल की साजिश और हमले की कोशिश, सारे इल्ज़ाम साबित हो चुके थे। पूरे कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। वो औरत जो बरसों तक खानदान पर राज करती रही, जिसकी बातें कानून की हैसियत रखती थीं, अब हथकड़ियों में खड़ी थी। पुलिस के साथ जब वो बाहर निकली तो मीडिया और कैमरों की रोशनी में वो अपना चेहरा छुपाने की कोशिश कर रही थीं, मगर सबकी रोशनी इतनी तेज थी कि छुपाने का कोई रास्ता नहीं बचा। इंस्पेक्टर पास आकर बोला, अदालत ने 7 साल की कैद सुनाई है। मुमकिन है आगे और भी केस खुले। मैंने सिर्फ इतना कहा, अब इंसाफ पूरा हुआ। पति मेरे बराबर में खड़ा था। उसकी गिरफ्त ने मेरे हाथ पैर मजबूत किए थे, जैसे वो खुद भी जानता हो कि इस अंजाम तक पहुंचने का जो सफ़र मैंने तय किया वो सिर्फ इत्तेफाक नहीं, कुर्बानियों से भरा था। घर लौटने पर सबने मेरी खामोशी को अपनाया। ना कोई सवाल, ना कोई बधाई। उसी रात पति मेरे कमरे में आया। हाथ में एक सफ़ेद लिफाफा था जिसमें किसी पार्टी का कार्ड लग रहा था।
मैंने हंसते हुए पूछा, ये क्या है? उसने कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठते हुए कहा, ये पार्टी है मगर किसी और के लिए नहीं, सिर्फ तुम्हारे और मेरे लिए। तैयार रहो। मैं चाहता हूँ कि हम दोबारा शादी करें। इस बार दिल से, इस बार तुम्हारी मर्जी से, इस बार बिना किसी दबाव, इल्ज़ाम या बदतमीजी के। मैंने एक पल उसकी आंखों में देखा। वहाँ न शक था न गुरूर, सिर्फ सच्चाई और नमी थी। क्या तुम वाकई समझते हो कि ये ज़रूरी है? हाँ, क्योंकि जो रिश्ता ज़बरदस्ती जुड़ा था उसे अब भरोसे और प्यार से दोबारा बांधना चाहता हूँ, और तुम्हारी मर्जी के बिना कुछ भी नहीं होगा। मैं चुपचाप लिफाफा हाथ में लिया। अंदर शादी की तारीख दर्ज थी, बस 2 दिन बाद। मैंने जो सवाल पूछने के लिए मुंह खोला, उसका जवाब मेरे पूछने से पहले ही पति ने दे दिया। तुम्हारी बुआ की बेटी को मैं तलाक दे चुका हूँ और वो अपने प्रेमी के पास जा चुकी है। मैं धीरे से मुस्कुराई। शादी वाला दिन आ गया। न धूम धड़ाका, न मेहमानों की भीड़, कुछ करीबी लोग थे। 2 दिन गुजरे। शादी का कार्यक्रम साधारण लेकिन खूबसूरत था। मैंने वही लाल जोड़ा पहना जो माँ ने कभी मेरे लिए संभाल कर रखा था। शादी की हर रस्म में मैं खुशी खुशी निभा रही थी। जब उसने मेरी मांग भरी तो धीरे से कहा, अब तुम सिर्फ मेरी ऑफिशियल पत्नी नहीं बल्कि मेरे भरोसे की बुनियाद भी हो। बाद में जब हम घर लौटे तो सास ने मेरे माथे पर हाथ रखा। बेटी बनने में वक्त लगता है, पर तुमने हर रुकावट पार की। आज तुम सिर्फ बहू नहीं, घर की बारिश हो। मैंने उनका हाथ थाम लिया। बेटी तभी बनती है जब मन कबूल करे। उन दिनों हम बिजनेस में भी आगे बढ़ चुके थे। मार्केट में एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने का इरादा था। मीटिंग्स, कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रेजेंटेशंस में मेरी भूमिका और बढ़ चुकी थी। एक रोज़ पति ने कहा, मुझे अक्सर लगता था तुम्हारे साथ ज़िंदगी मुश्किल होगी, पर अब लगता है तुम ना होती तो ज़िंदगी अधूरी होती। मैंने पलटकर जवाब दिया, ज़िंदगी ने मुझे इतना कुछ सिखा दिया है कि अब सिर्फ मजबूत रहना ही नहीं, मोहब्बत करना भी आता है, वो भी ताकत के साथ। अब हमसफ़र का साथ मिल चुका था। मोहब्बत अपना चेहरा दिखा चुकी थी और रिश्ते वो रूप ले चुके थे जो असल में होने चाहिए थे। अब मैं सिर्फ एक पत्नी नहीं, एक दोस्त और एक बिजनेस पार्टनर थी जिसने जंग खामोशी से लड़ी लेकिन गूंज सच की पैदा की। मेरे कमरे में माँ की तस्वीर रखी थी। मैं हर रोज़ उसे देखती और कहती, माँ, आपकी बेटी ने आपका नाम सच्चाई से ऊंचा रखा। आपने जो बीज बोया था वो आज एक खूबसूरत पेड़ बन चुका है। ये सिर्फ एक नई शुरुआत नहीं, एक पूरी कहानी थी जिसका अंजाम मोहब्बत और इंसाफ पर हुआ, और शुरुआत हुई सच पर खड़े रहने से। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू।